हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है अच्छे से जा रही होगी। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे एमसीक्यू एनालिसिस अपने साइकोलॉजी वाले पेपर की। ये जो हमारा टेस्ट नंबर 16 है और लेक्चर नंबर 16 है फॉर एफएमपीएसडब्ल्यू एंड एमएमपीएसडब्ल्यू। अगर आप इन कोर्सेज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके इन कोर्सेज़ में एनरोल कर सकते हो और फुल एक्सेस कर सकते हो हमारी इस टेस्ट सीरीज़ को। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है इसका जो शेड्यूल है कुछ इस तरीके से है। इसका जो पेपर है हर दिन आपको 3 बजे मिलता है। आफ्टर 1 डे आपको पेपर होता है यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर आप इस पूरे टेस्ट सीरीज़ को एक्सेस करना चाहते हो तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। ऐप का नाम है जेके सिविल सर्विसेज ऐप। तो सिंपल आप जेके सिविल सर्विसेज वहाँ पे टाइप करके आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। और यहाँ पे कुछ पेपर्स हो चुके हैं ऑलरेडी। जैसे ही आप देख सकते हो एनाटॉमी का जो पेपर है वो 10 फेब को हुआ था। इसके बाद फिजियोलॉजी का जो पेपर है वो 12 फेब को हुआ था एंड 14 फेब को नर्सिंग प्रोसीजर एंड टेक्निक्स का टेस्ट हुआ था। और आज जिस टेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है टेस्ट नंबर 16 जो कि 12 मार्च जो कि है साइकोलॉजी वाला टेस्ट। इसके बारे में हम यहाँ पे आज डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। डिटेल्ड एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने के साथ साथ यहाँ पे देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आपके क्वेश्चंस के रिलेटेड हम उनको भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आई होप आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे। उसके साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करोगे। यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं। इसमें अगर आप देखोगे इस टेस्ट सीरीज में आपको 18 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। उसके साथ साथ 5 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। इस पूरे टेस्ट सीरीज का जो रेट है बिल्कुल एक आप बोलोगे अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये सब दिया जाता है। 299 इसका प्राइस है। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आप चेक कर सकते हो। बिल्कुल टॉप नॉच लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए हम लाते हैं। उसके साथ साथ अगर आप इस पूरे सीरीज को एक्सेस करना चाहते हो आप हमारा फुल लेंथ कोर्स भी यहाँ पे एनरोल कर सकते हो जो कि आपको 899 में मिलेगा। और इस 899 वाले कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ पेपर्स, टेस्ट पेपर्स, एमसीक्यूज प्लस आपको एफएमपीएसडब्ल्यू के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक है हमारी वो भी आपको मिल जाएगी। अगर आप अलग से बुक को परचेज करना चाहते हो तो उसकी जो रेट है वो है 299 एंड अगर आप अलग से टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हो उसकी जो रेट है वो है यहाँ पे 299। बट आई विल सजेस्ट यू दैट आप फुल लेंथ कोर्स को यहाँ पे एक्सेस करो, आप इसमें एनरोल करो बिकॉज इसमें आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। उसके साथ साथ आप डाउट्स भी अपने पूछ सकते हो। इस सब को एक्सेस करने के लिए आपको लिंक हमारे कमेंट्स में मिल जाएगी। उसके साथ साथ आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेक करोगे, वहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो या आप सिंपली प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। हमारी ऐप का नाम है जेके सिविल सर्विसेज। आगे बढ़ेंगे लेक्चर में। यहाँ पे देख सकते हो आप to get the JK SSB FMPSW एंड MMPSW कंप्लीट कोर्स आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो जो कि आपको YouTube वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उनमें मिल जाएगी लिंक उनकी, या इसी वीडियो के पिनड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी या प्ले स्टोर पे डायरेक्टली जाके आप एक्सेस कर सकते हो। इसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप पे। हमारा जो नंबर है आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। नंबर इस तरीके से है 7006 649060। I will repeat the number for you people 7006 649060। तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए और आपको जो भी क्वेरी है आपकी हर एक क्वेरी का आंसर आपको दिया जाएगा। और इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एमसीक्यू एनालिसिस करेंगे हमारे पेपर की। अगर आप बाकी पेपर्स की एमसीक्यू एनालिसिस देखना चाहते हो तो आप इस प्लेलिस्ट को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो जो कि हमारे चैनल पे है फॉर एफएमपीएसडब्ल्यू एंड एमएमपीएसडब्ल्यू।
क्वेश्चन इस तरीके से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पे हम देखेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर है। बायोलॉजिकल फैक्टर का मतलब है लिविंग फैक्टर, और लिविंग फैक्टर का मतलब क्या है? लिविंग फैक्टर का मतलब है जिसमें हमें बायोटिक यूनिट यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगा किसको? हमारे बिहेवियर को। एंड अगर हम देखेंगे कल्चर जो है ये एबायोटिक है, या हम ऐसा बोल सकते हैं, इसको हम देख भी नहीं सकते कल्चर को। कल्चर इज एन इन्फ्लुएंस। फैमिली वैल्यूज़ ये भी एबायोटिक है, पीर प्रेशर ये भी एबायोटिक है। बट अगर हम इसमें बायोटिक की बात करेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, वो है हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स प्रोटीनिशियस कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्रोटीन के बने होते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। जैसे आप देखोगे एड्रेनलिन आपने सुना होगा, इसी तरीके से नॉर एड्रेनलिन आपने सुना होगा जिनको हम इमरजेंसी हार्मोन्स बोलते हैं। इसी तरीके से ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे मेलानिन होता है जो कि स्किन कलर को यहाँ पे मतलब मेंटेन करता है। तो ये हार्मोन जो है ये हमारे बिहेवियर को यहाँ पे क्या करते हैं? हमारे बिहेवियर को यहाँ पे बायोलॉजिकली इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे आपने सुना होगा प्यूबर्टी में डिफरेंट हार्मोन जो है उनकी जो लेवल है वो इंक्रीज होती है, जैसे टेस्टोस्टेरोन। इसी तरीके से हम देखेंगे एड्रेनलिन, या हम देखेंगे बाकी जो हार्मोन्स हैं उनसे हम देखते हैं जो टीनेजर्स होते हैं उनमें गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि ह्यूमन बिहेवियर को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे हेरिडिटी मैनली इफेक्ट्स। यहाँ पे हेरिडिटी की बात है। हेरिडिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो हेरिडिटी हमारे हेरिडिटी जेनेटिक्स के साथ यहाँ पे कनेक्ट होता है। जेनेटिक्स की बात अगर हम करेंगे, हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी होता है जब वैल्यूज पास ऑन होते हैं, जब जेनेटिक फ्रेमवर्क पास ऑन होता है फ्रॉम फैमिली टू ऑफस्प्रिंग्स या पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, या वो चीज़ें जो आप अपने फैमिली से इनहेरिट करते हो उनको हम हेरिडिटरी वैल्यूज बोलते हैं। और इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे कि हेरिडिटरी वैल्यूज जो है, हेरिडिटरी मैनली इफेक्ट्स, हेरिडिटी जो है ये किसको इफेक्ट करती है? यहाँ पे हम देखेंगे लर्नड हैबिट्स। अगर हम लर्नड हैबिट्स देखेंगे तो ये हमें लर्न करने पड़ते हैं। फिजिकल ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे ये फिजिकल ट्रेट्स का मतलब क्या है? आई कलर, इसी तरीके से शेप देखेंगे हम, या हेयर कलर क्या होगा वो देखते हैं हम। तो ये सारा कुछ क्या है? ये डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स पे। आप देखते हो आपका जो आई कलर है, आपकी जो शेप है, या आपका जो हेयर कलर है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो आपके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स ये जेनेटिकली आप में इनहेरिट होता है फ्रॉम योर पेरेंट्स। ये जेनेटिकली आप में इनहेरिट होता है फ्रॉम योर पेरेंट्स। तो फिजिकल ट्रेट्स ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस होते हैं मैनली हेरिडिटी से। तो फिजिकल ट्रेट्स ऐसे ट्रेट्स हैं जो कि यहाँ पे मैनली हम देखेंगे इफेक्ट होते हैं। किससे इफेक्ट होते हैं? यहाँ पे ये हेरिडिटी से, या हम बोलेंगे जेनेटिक फैक्टर्स से। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में यहाँ पे देखेंगे। एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर थ्रू। एनवायरनमेंट जो है ये हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है किसके थ्रू? जब हम देखेंगे, आपने पहले से ही सुना होगा मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। इज द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? अगर कोई भी इंसान है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसका जो बिहेवियर है वो उसके एनवायरनमेंट से यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है।
अगर वो किसी अच्छे इन्वायरमेंट में होगा तो उसका बिहेवियर वैसा ही होगा, अगर वो किसी वल्गर इन्वायरमेंट में होगा तो उसका बिहेवियर जो है वो उस वैसा ही होगा। यहाँ पे हम देखेंगे जब इन्वायरमेंट की बात करते हैं इसमें आती है सराउंडिंग्स, कहाँ पे आप रहते हो, आपके सराउंडिंग में क्या है, वो चीज़ इन्वायरमेंट में यहाँ पे आती है। दैट मीन्स इन्वायरमेंट जो है ये आपके बिहेवियर को तो इन्फ्लुएंस करेगा ही, बट किसके थ्रू करेगा, ये जीन्स पे असर नहीं डालेगा, ये हार्मोन्स पे असर नहीं डालेगा, क्योंकि जीन्स की बात करेंगे तो ये हेरिडिटरी वैल्यूज़ हैं, हार्मोन्स की बात करेंगे तो बायोलॉजिकल वैल्यूज़ है। अगर हम बात करेंगे सराउंडिंग्स की तो सराउंडिंग्स यहाँ पे एक इंसान का जो है वो इंसान का बिहेवियर जो है इन्फ्लुएंस करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे फैमिली, कल्चर, स्कूल, सोसाइटी शेप एंड इंडिविजुअल्स बिहेवियर। तो आपकी फैमिली कैसा है, आप किस सराउंडिंग में रहते हो, वो आपके बिहेवियर को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगा। आप किस सोसाइटी में रहते हो वो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे आप किसके साथ उठते हो बैठते हो वो भी आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। तो यहाँ पे सराउंडिंग्स जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द 1 year इज कॉल्ड। अगर हम देखेंगे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंपल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, अगर ये बर्थ से हम देखते हैं, बर्थ से लेकर डेथ तक, इसको हम लाइफ स्पन बोलते हैं। और ये जो लाइफ स्पन है ये हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। सबसे पहले इन्फेंसी होता है जिसमें आपको इन्फेंट मिलेगा। इसके बाद हम देखेंगे चाइल्डहुड होता है, इसके बाद एडल्टहुड होता है, एंड लास्ट पे एजिंग होता है। और यहाँ पे जो इन्फेंसी है, इन्फेंसी ऐसा पीरियड है जो कि होता है जब आप मेनली मदर के जो मिल्क पे है उस पे डिपेंड होते हो, या आप स्पून फीडिंग पे यहाँ पे स्पून फीडिंग पे होते हो। और ये यूजुअली 1 साल तक होता है, फ्रॉम बर्थ टू दी 1 year ऑफ द एज। इसको हम इन्फेंसी बोलते हैं। तो इन्फेंसी में आप देखोगे, इन्फेंसी ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें बच्चा बोल नहीं सकता, और ये यूजुअली स्पून फीडिंग पे यहाँ पे होता है। इन्फेंसी इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टू दी 1 year। और हमने देखा फ्रॉम बर्थ टू डेथ जो है उसको हम लाइफ स्पन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। आइडेंटिटी क्राइसिस इज कॉमनली सीन ड्यूरिंग। आइडेंटिटी क्राइसिस जो है ये किसके दौरान यहाँ पे देखी जाती है। आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब क्या है, जैसे ही आप एडल्टहुड में आते हो तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो पीक पे आ जाते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन। इसी तरीके से हम देखेंगे बहुत सारे हार्मोन्स, मस्कुलाइन हार्मोन्स, फेमिनाइन हार्मोन्स, उनकी जो लेवल है आपकी बॉडी में इंक्रीज होती है। और ये जो एडल्ट्स होते हैं, या जो एज ऑफ प्यूबर्टी होती है जिसको हम एडोलेसेंस बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें क्राइसिस होती है खुद को डिस्कवर करने की, अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पे ढूंढने की। तो हम देखेंगे एडोलेसेंस ऐसा पीरियड है जिसमें हम देखते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस यहाँ पे होती है। आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स या बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ग्रोथ
जो आपकी बॉडी में चेंजेस आती हैं बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स, उनकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। क्वेश्चन 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन 6 है विच स्टेज इज मार्क्ड बाय रैपिड फिजिकल इमोशनल चेंजेस। किसमें रैपिड फिजिकल चेंज एंड इमोशनल चेंज होती है। और अगर हम देखेंगे रैपिड फिजिकल चेंज एंड इमोशनल चेंज जो है ये हार्मोन्स के साथ यहाँ पे रिलेट होता है। जब हार्मोन्स की लेवल यहाँ पे इंक्रीज होगी आपकी बॉडी में, जब ग्रोथ हार्मोन GnRH जिसको हम बोलते हैं, या GN जिसको हम बोलते हैं, GH जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, या वो हार्मोन जो प्यूबर्टी में आप में रिलीज होते हैं, वो आपकी बॉडी में जो है रैपिड फिजिकल चेंज लाते हैं। आप देखते हो आपका जो वोकल है वो चेंज होता है, आपके जो शोल्डर्स है वो ब्रॉड होते हैं, एंड आप देखोगे चेस्ट डेवलपमेंट या मस्कुलर डेवलपमेंट आप में होती है। एंड इमोशनली आप किसी से अगर इस स्टेज में अटैच हो जाते हो तो इस अटैचमेंट की ज़रूरत आपको लाइफ लॉन्ग पड़ती है। या आप देखोगे इस एज में आप देखोगे जो भी एडोलसेंस होते हैं, जो भी आप देखोगे प्यूबर्टी के एज में होते हैं, वो अफेयर्स में पड़ जाते हैं। दैट मीन्स वो दूसरे के साथ अपने इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं। दे ट्राई टू स्टैंड विद अदर्स, दे ट्राई टू कनेक्ट थ्रू इमोशनल बॉन्ड्स विद अदर्स, एंड जो उनको इमोशनल सपोर्ट इस एज में देता है उनको वो सबसे एक नज़दीक लगता है। और ये सारा कुछ बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स होता है। आपके जो एडोलसेंस में हार्मोन्स होते हैं, तो ये वाली चेंजेस जो है, ये वाली चेंजेस भी हमें किस में देखने को मिलती है, ये चेंजेस भी हमें एडोलसेंस में देखने को मिलती है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्यूबर्टी ड्यूरिंग एडोलसेंस कॉजेज रैपिड फिजिकल एंड इमोशनल चेंज। आपने अर्ली क्लासेस में पढ़ा भी होगा, जैसे क्लास 10th में है उसमें भी आपने देखा होगा जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस वाला उसमें भी इस चीज़ का जिक्र है। उसमें आप देखोगे प्यूबर्टी के बारे में बोला गया है या एजिंग के बारे में बोला गया है, तो वहाँ से भी आपने इसको पढ़ा होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। इमोशन इज बेस्ट डिफाइंड एज। इमोशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। इमोशन जो है, अगर हम इमोशन की बात करेंगे तो ये फीलिंग्स के साथ यहाँ पे कनेक्ट होता है। और इसमें हम देखते हैं, इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स आती है। फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन आती है, फीलिंग ऑफ एम्बैरसमेंट आती है, या आप शेमफुलनेस फील करते हो अगर आपको ज़रा सा कोई लाइक कुछ करे। इसी तरीके से हम देखते हैं जो इमोशन है ये फीलिंग्स होती है, चाहे वो हैप्पीनेस हो, हम देखेंगे इसमें हैप्पीनेस वाली फीलिंग्स भी होती है, इसमें सैडनेस वाली फीलिंग्स भी होती है, इसमें एंगर इश्यूज भी होते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे इसमें फेयर भी होता है, या इसमें और भी ज़्यादा कुछ चीज़ें जो हमारे फीलिंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं वो आ जाते हैं। तो इमोशन को हम लॉजिकल थिंकिंग नहीं मान सकते, फिजिकल ग्रोथ भी नहीं मान सकते, हैबिट फॉर्मेशन भी नहीं मान सकते, बल्कि इसको हम बोलेंगे फीलिंग स्टेट। हाउ यू फील इज सिंपली डिफाइन आप किस इमोशन में हो। आप सैड इमोशन में हो, आप एंग्री मूड में हो, आप फियर में हो, ये सारा कुछ जो है, ये सारा कुछ हम देखते हैं ये इमोशंस के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा वो इस तरीके से है, फेयर इंक्रीजेस डाइजेशन, हार्ट रेट, स्लीप, मेमोरी। अगर हम फेयर की बात करेंगे, फेयर जो है इसको हम इमरजेंसी स्टेट बोलते हैं, इमरजेंसी स्टेट बोलते हैं। और इमरजेंसी स्टेट में हम देखेंगे एक हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होता है जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। इमरजेंसी हार्मोन से क्या होता है, हमारी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है,
आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, अगर आप चाहे कितने भी सुस्त क्यों ना हो, अगर आपके पीछे कुत्ते पड़ गए तो आप देखोगे, आप इस फास्ट स्पीड से दौड़ोगे कि आप पीछे कहीं कहीं कुत्ता देखोगे ही नहीं। और ये सारा कुछ क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी हार्मोन, जो कि हमारे कोर्टिसोल, सॉरी, हम देखेंगे किडनी के पास, हमारी जो किडनी है, मेड्यूला एंड कोर्टिसोल होता है उसमें, और वहाँ से हमारे जो हार्मोन्स निकलते हैं जिसको हम एड्रेनलिन बोलते हैं, या हम देखेंगे नॉर एड्रेनलिन, इनको हम इमरजेंसी हार्मोन्स बोलते हैं। जब बॉडी में कोई इमरजेंसी स्टेट होती है जैसे फेयर या कुछ और, उस टाइम पे ये रिलीज होते हैं। और जब ये इमरजेंसी हार्मोन्स रिलीज होते हैं उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, विच हार्मोन इंक्रीजेस द हार्ट रेट, तो आपको पता होनी चाहिए इमरजेंसी हार्मोन्स इंक्रीजेस द हार्ट रेट। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, एंगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सबसे पहले एंगर जो है, हमने पहले ही बोला ये इमोशन है। अब ये पॉजिटिव इमोशन है या नेगेटिव इमोशन, ये हमें देखना है। और यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है ये नेगेटिव इमोशन है, तो नेगेटिव इमोशन ही है। क्योंकि आप देखोगे जो एंगर है, एंगर में इंसान एक तो कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाता है और स्ट्रेस में पड़ जाता है। तो एंगर जो है, एंगर इज एन इमोशन, बट ये नेगेटिव इमोशन होता है। एंगर जो है ये नेगेटिव इमोशन होता है। तो इसी तरीके से हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस एक पॉजिटिव इमोशन है। हैप्पीनेस जो है एक पॉजिटिव इमोशन है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में लीड। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जो है इससे क्या होता है? लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जो है, जिसको हम डिप्रेशन भी बोलते हैं समटाइम्स, इससे अगर आप देखोगे आपका जो स्टोमक हेल्थ है वो इफेक्ट हो जाता है। एंड आप देखोगे जिसमें ये डिप्रेशन होता है वो लॉन्ग टर्म इलनेसेस में पड़ जाता है। दैट मीन्स आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी यहाँ पे प्रॉपरली काम नहीं करती। जब इम्यूनिटी काम नहीं करेगी तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आप देखोगे आप में जो है, आप में लॉन्ग टर्म इलनेसेस आ जाएगी। और ये जो लॉन्ग टर्म इलनेसेस है ये होती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस से। आप देखोगे स्टोमक इश्यूज या इम्यूनिटी वीकनेस या बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इससे एक इंसान में आ जाती है। इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑपरेट्स एट। डिफेंस मैकेनिज्म क्या हो गया? डिफेंस मैकेनिज्म को हम इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब है किसी चीज के अगेंस्ट यहाँ पे ओवर रिएक्ट या रिएक्ट करना। डिफेंस, अगर कोई इमरजेंसी है तो आप जो है, आप में इमरजेंसी हार्मोन रिलीज होगा, और इमरजेंसी हार्मोन जो रिलीज होगा वो आपकी विल से नहीं होगा। वो कैसे होगा रिलीज? वो रिलीज होगा अनकॉन्शियसली। अनकॉन्शियस वे में कैसे होगा? बिकॉज आप अपने माइंड को बोलकर ये नहीं बोल सकते हो कि इमरजेंसी हार्मोन को रिलीज करो। आप अपनी बॉडी को ये नहीं बोलोगे कि इमरजेंसी हार्मोन को रिलीज करोगे, बल्कि आपकी बॉडी जब स्टिमुलस लेगी बाहर से, एक्सटर्नल स्टिमुलस लेने के बाद ही आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, इमरजेंसी हार्मोन यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। इमरजेंसी हार्मोन रिलीज होने के बाद क्या होगा, आपकी बॉडी में जो है, आपकी बॉडी में एक्सेस एनर्जी आ जाएगी और आप डिफेंस कर पाओगे फियर को, या कोई भी डिफेंस, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको आप यहाँ पे डिफेंस करोगे। और अगर इम्यूनिटी के, अगर हम कोई इलनेस देखेंगे तो हमारी
इम्यूनिटी जो है वो खुद से एक्टिवेट हो जाती है, चाहे टी लिम्फोसाइट्स हो, चाहे एल लिम्फोसाइट्स हो, या हम देखेंगे न्यूट्रियोफिल्स हो, वो खुद से ऑपरेट करना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, ये नॉन कॉन्शियस या अनकॉन्शियस लेवल पे होता है। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट आंसर है। डिफेंस मैकेनिज्म ऑपरेट्स एट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखने की कोशिश करेंगे। रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियलिटी इज। रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियलिटी इज, इसको रिप्रेशन नहीं बोलते, प्रोजेक्शन भी नहीं बोलते, इसको हम डिनाइल बोलते हैं। किसी चीज को डिने करना। डिनाइल क्या हो गया? किसी पेनफुल या किसी ऐसी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करना जो कि आपकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती। चाहे आप किसी पेनफुल स्टेट में हो, या अगर आप किसी, हम देखेंगे, किसी स्ट्रेसफुल स्टेट में हो। स्ट्रेसफुल स्टेट में हो तो आपकी बॉडी जो है वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। अब देखोगे ड्यू टू सम एक्सीडेंट्स आप देख सकते हो किसी का जो ऑर्गन है वो लॉस्ट होता है, एंड पहले जब वो देखता है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता इस चीज को। तो ऐसी सिचुएशन को हम डिनाइल बोलते हैं। रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द रियलिटी इज कॉल्ड एज डिनाइल। इसको हम डिनाइल बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है एट्रीब्यूटिंग वंस ओन फीलिंग टू अदर्स इज। एट्रीब्यूटिंग वंस ओन फीलिंग टू अदर्स इज, अपनी फीलिंग को किसी और के साथ एट्रीब्यूट करना। लाइक आप देखोगे जो आप फील कर रहे हो, आप किसी और को भी सोच रहे हो कि वो भी ऐसा ही फील कर रहा है, और ऐसी फीलिंग्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसी चीज, लाइक अगर आप में ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जो आप खुद पे नहीं लोगे, बल्कि आप दूसरों को इस चीज के लिए ब्लेम करोगे, आप किसी और को इस चीज के लिए ब्लेम करोगे, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। लाइक अनएक्सेप्टेबल फीलिंग को ही जो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो और आप किसी और को इस चीज के लिए ब्लेम करते हो, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को यहाँ पे हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। प्रोजेक्शन क्या हो गया? एट्रीब्यूटिंग वंस ओन फीलिंग्स टू अदर्स इज, इसको हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। इस चीज को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन बोलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। गोइंग बैक टू द चाइल्ड लाइक बिहेवियर ड्यूरिंग स्ट्रेस इज, वापस उसी स्टेज में जाना। जब आप देखोगे जिसको एक्सेस स्ट्रेस होता है, या तो उसमें मेमोरी लॉस प्रॉब्लम होती है, या वो हरकतें करना चाहता है जो जब वो बच्चा होता है, यानी स्ट्रेस, एक्सेस स्ट्रेस की वजह से आप चाइल्ड लाइक बिहेवियर में वापस जाते हो। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम बोलते हैं यहाँ पे, इसको हम रिग्रेशन बोलते हैं। रिग्रेशन क्या हो गया? रिग्रेशन सिंपली हो गया वापस चले जाना अपने चाइल्ड लाइक स्ट्रेस स्टेज में, बिकॉज ऑफ दी लाइक अगर आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, स्ट्रेस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, एंड उस वजह से जब आप वापस चाइल्ड लाइक स्टेज में जाते हो, इसको हम रिग्रेशन बोलते हैं। तो ये था क्वेश्चन 14। इसका जो आंसर है वो आ जाएगा ए। क्वेश्चन 15 पे जाएंगे, इसकी बात करेंगे। सोशल बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। सोशल बिहेवियर हमने सोशलॉजी वाले पोर्शन में भी देखा था। जो सोसाइटी है वो इंसान का बिहेवियर यहाँ पे क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है। अगर आपने सोशलॉजी वाली एनालिसिस देखी होगी तो आपने वहाँ पे इस चीज़ को देखा होगा, एंड अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर से सोशलॉजी वाला जो MCQ एनालिसिस था
उसको देखकर इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। सोशल बिहेवियर जो है ये किससे इन्फ्लुएंस होगा? ये आइसोलेशन से इन्फ्लुएंस तो नहीं होगा। यहाँ पे हमने सोशल की बात की तो ये सोसाइटी के साथ कनेक्ट होता है। तो सोशल बिहेवियर मेनली एंड यूजुअली हम देखेंगे बिकॉज ऑफ द सोसाइटी यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है। इसके बाद हम देखेंगे एम्पैथी की बात करेंगे। एम्पैथी क्या है? एम्पैथी का मतलब हो गया, एक हो गया सिंपैथी। सिंपैथी जो है, सिंपैथी हो गया किसी को दिलासा देना, और एम्पैथी का मतलब है किसी की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, किसी की पेन को अंडरस्टैंड करना, किसी की कोई भी फीलिंग हो उसको अपना मान के, अपना जान के उसको अंडरस्टैंड करना। तो एम्पैथी जो है, एम्पैथी और सिंपैथी दोनों सेम नहीं है। एम्पैथी का मतलब है किसी की फीलिंग को अंडरस्टैंड करना, और सिंपैथी का मतलब है किसी को कंसोल करना, किसी को यहाँ पे दिलासा देना। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका जो आंसर है वो हमारा बी आ जाएगा। तो हम देखेंगे जो यहाँ पे एम्पैथी है, एम्पैथी होता है किसी की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 यहाँ पे है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स रिक्वायर्स। यहाँ पे हम देखेंगे गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, आपस में अच्छे संबंध बनाने के लिए, आपस में अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वो चीज़ होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट इज़ द थिंग दैट चीप पीपल कांट अफोर्ड। ट्रस्ट इज़ द थिंग जो हमारे रिश्ते को मजबूत बनाता है। ट्रस्ट इज द थिंग जो आप लोगों को हमारे साथ कनेक्ट कर रहा है, बिकॉज आपको पता है our channel is providing you something which is अवॉइडेबल। लाइक आप देखोगे हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करते। आप हमारे साथ कनेक्ट हो, हमारे साथ जुड़ चुके हो। व्हाई? बिकॉज यू ट्रस्ट अस। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो एकेडमी है, इट गिव्स यू द बेस्ट। इसीलिए आप हमारे साथ कनेक्ट हो। इसी तरीके से कोई भी रिश्ता हो, इंटरपर्सनल रिलेशन हो, इसको अगर हमें मेंटेन करना है तो ट्रस्ट इज द मेन थिंग दैट वी नीड टू बिल्ड। एंड यहाँ पे जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट ही ऐसा चीज़ है जो कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करता है। और ट्रस्ट डेवलप करने के लिए आप देखोगे कम्युनिकेशन ज़रूरी है। अगर मैं आपसे बोल दूं हम बेस्ट हैं और हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट वी आर बिल्डिंग द ट्रस्ट। हम ऐसी चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। तो ट्रस्ट ऐसी चीज़ है जो कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको बिल्ड करने के लिए नेसेसरी है। इसी तरीके से वी डू नॉट कंप्रोमाइज ऑन अवर क्वालिटी। हम बच्चों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते। वी प्रोवाइड द बेस्ट रिसोर्सेज दैट आर पॉसिबल फॉर यू पीपल। हम एनालाइज करके हम ट्रस्ट डेवलप करते हैं, तब जाके हमारी जो फैमिली है, आप देख सकते हो इट हैज़ क्रॉस्ड 2.3 लाख मार्क। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 इस तरीके से है, पीर ग्रुप इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग। पीर ग्रुप इन्फ्लुएंस क्या हो गया? आपके जो ग्रुप्स हैं, आप में जो फैमिली है, उनका जो है, जो आपके साथ उठते बैठते हैं या जिनके साथ आपके जो कनेक्शंस है वो बहुत ही क्लोज है, जिनके साथ आप उठते बैठते हो, तो उस टाइम पे जो है आप पे उनका इन्फ्लुएंस किस वाले पीरियड में होता है ज़्यादा। अगर आप देखोगे ये लाइफ स्पन के 4 पीरियड्स हैं, इन्फेंसी, एडोलसेंस, ओल्ड एज, लेट एडल्टहुड। दीज आर दी 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पन। लाइफ स्पन क्या हो गया? एक ऑर्गेनिज्म बर्थ से लेकर डेथ तक कितना जीता है, कितना टाइम सस्टेन करता है, उसको हम लाइफ स्पन बोलते हैं। और इसको अगर हम देखेंगे, इसको पीर ग्रुप इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है? वो हो गया
एडोलसेंस में। इसी तरीके से आप देखोगे वी यूज्ड लाइक हम अपने एडोलसेंस जो हमारे घर में होते हैं या हमारे पेरेंट्स जब हम एडोलसेंस होते थे हमें बोलते थे अच्छे लड़कों के साथ उठो, उनके साथ बैठो, अच्छे जो भी आपके दोस्त है वो क्वालिटी वाले रखो, ऐसे नहीं रखो जो गुंडे हो मवाली हो, बिकॉज आप पे कंपनी का जो असर है वो पड़ जाएगा और आप भी वैसे ही बन जाओगे। तो इस वाले पीरियड में हम देखेंगे जो टीनेजर्स होते हैं वो हाईली इन्फ्लुएंस होते हैं बाय पीयर्स और पीयर ग्रुप्स एंड देयर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, लर्निंग इज डिफाइंड एज। लर्निंग जो है ये क्या होता है? अगर हम देखेंगे लर्न का मतलब है एडॉप्ट करना खुद में कुछ, बाय प्रैक्टिसिंग इट अगेन एंड अगेन, बाय लर्निंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन। और ये जो चीज़ है लर्निंग आप देखोगे इसका नेचर ही परमानेंट होता है। एंड लर्निंग जो है ये परमानेंट होता है, परमानेंट चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर। परमानेंट चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको हम लर्निंग बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो आ जाएगा यहाँ पे बी। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर जो है वो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद है ट्रायल एंड एरर लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय। ट्रायल और लर्निंग जो है ट्रायल एंड एरर, इसका मतलब क्या है? आपने मैथ्स में देखा होगा ट्रायल एंड एरर मेथड में हम क्या करते हैं, वी सेट एन इक्वेशन, उसमें हम डालते हैं तब तक हम वैल्यूज डालते हैं जब तक वो इक्वलाइज नहीं होते। इसी तरीके से ट्रायल एंड एरर का मेथड क्या है, हम चीज़ों को लर्न करते हैं बाय मेकिंग द मिस्टेक्स। अब देखोगे थॉमस एल्वा एडिसन जब वो दैट वो बहुत बार फेल हो चुका था बल्ब बनाने में, एंड एट द एंड जब उससे बोला गया कि आप फेल हो गए, देन आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने आपको मोटिवेट किया आप इस चीज़ को आगे करते जाओ? उसने बोला मेरा कोई फेल होना नहीं था, इट वॉज द सिंपली द वे आई विल इवॉल्व। वो फेलियर को एक फेलियर नहीं बल्कि एवोल्यूशन का एक मेथड मानता था। ऐसे ही हम देखेंगे ट्रायल एंड एरर वाला मेथड जो है ये किसने प्रपोज किया था? ये प्रपोज किया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक जो है ये इसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, और ये जो है लॉ ऑफ इफेक्ट भी इन्होंने ही यहाँ पे प्रपोज किया था। तो ट्रायल एंड एरर मेथड जो है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? थॉर्नडाइक ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 इस तरीके से है, क्लासिकल कंडीशनिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। क्लासिकल कंडीशनिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। क्लासिकल कंडीशन जो है जो कि एसोसिएशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, हम देखेंगे चीज़ों को थ्रू एक्सपेरिमेंट्स अंडरस्टैंड करना, ये किसने किया था? पेवलो ने ये यहाँ पे दिया था। तो पेवलो जो है इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग वाला जो मेथड है वो इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद है क्वेश्चन 22, रिवॉर्ड इन लर्निंग इज कॉल्ड। रिवॉर्ड इन लर्निंग जो है उसको हम क्या बोलते हैं? रिवॉर्ड कभी पनिशमेंट नहीं हो सकता। रिवॉर्ड एक तरीके से हम बोल सकते हैं इट कैन बी अ मोटिवेटिंग लिंक, बट ये मोटिवेशन नहीं हो सकता। रिवॉर्ड कभी इमोशन नहीं हो सकता, बल्कि ये क्या हो सकता है? रीएनफोर्समेंट जो है ये डिज़ायर्ड, ये हमारी डिज़ायर को यहाँ पे स्ट्रेंथ देता है, और हमारा जो बिहेवियर है वो इस चीज़ में आगे वापस जाना चाहता है। यू वॉन्ट टू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो रीएनफोर्समेंट जो है ये हमें किससे मिलता है? रिवॉर्ड से मिलता है। या रिवॉर्ड से हमें क्या मिलता है? लर्निंग में रीएनफोर्समेंट मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन है
सिंपल, when something you are trying to do and आपको एक इनर विलनेस हो, एक्सटर्नल विलनेस हो, इसकी हम बात करेंगे। ये मोटिवेशन जो है समटाइम्स आपको इंटरनली फील होती है, हार्मोनल चेंज से होती है, या एक्सटर्नली समटाइम्स आप देखोगे, यू विल सी आपके साथ जो पढ़ते होंगे वो कामयाब हो गए, और आप क्या देखते हो, आप अभी कुछ नहीं कर पा रहे हो, और आप में एक मोटिवेशन आती है, नहीं भाई मैं नहीं रुकूंगा, मैं भी इस काम में आगे जाके ही रहूंगा। इसी तरीके से आप अपने फैमिली के हालात देखकर अपने आप में एक मोटिवेशन आती है कि मैं चेंज लाऊंगा, मैं खुद से ये मतलब इरादा करता हूँ कि मैं आगे बढ़ के अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करूँगा, या इंटरनली आप सोचते हो। तो हम देखेंगे इंट्रिंसिक हो गया इंटरनल, एक्सट्रिंसिक हो गया एक्सटर्नल। तो इसमें जो मोटिवेशन जो है वो इंटरनल भी होता है, वो एक्सटर्नल भी होता है। जैसे मोटिवेशन जो है इसमें हमें रिवॉर्ड मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, और ये जो रिवॉर्ड है ये इंटरनल रिवॉर्ड भी हो सकता है और ये एक्सटर्नल रिवॉर्ड भी हो सकता है। तो मोटिवेशन जो है ये जो है इसको हम बोलते हैं इट इज़ बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक इन नेचर, सो दैट इसका जो आंसर है वो बोथ ए एंड बी आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, मॉस्लोज हायरार्की स्टार्ट्स विद। यहाँ पे मॉस्लोज जो है इसकी जो हायरार्की है वो किस से स्टार्ट होती है वो हमें देखना है। हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, दैट मीन्स हमारा जो है यहाँ पे साइकोलॉजी जो है मेनली हम देखेंगे ये लव नीड्स, एस्टिमेट नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के साथ इन्फ्लुएंस तो होती ही है, बट मॉस्लोज जो हायरार्की है इसने पहला जो इफेक्ट है वो किस पे दिया था, फिजियोलॉजिकल नीड्स पे दिया था। हमारा जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है लाइक फूड, शेल्टर, ये जो है ये नीड्स जो है ये डिफाइन करता है कि ये जो पिरामिड था किसका, मॉस्लो का पिरामिड क्या हो गया। ऐसे इसने ट्रायंगुलर शेप में एक पिरामिड बनाया था, इसमें इसने जो बेस दी थी, जो इसने स्टार्टिंग दी थी, वो इसने किसको दिया था, फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स में हम देखेंगे बेसिक नीड्स आती है, और बेसिक नीड्स में क्या क्या, फूड, शेल्टर हम देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 25 को देखेंगे। क्वेश्चन 25 है ए पर्सन वर्किंग हार्ड फॉर सैलरी इज। जो इंसान सैलरी के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करता है वो कैसे मोटिवेट होता है। इंट्रिंसिकली तो वो एग्जॉस्टेड फील करेगा ही, इमोशनली वो डिस्टर्ब्ड होगा ही, बिकॉज ही इज डूइंग हार्ड वर्क, एंड हार्ड वर्क यूजुअली हम देखेंगे ये यहाँ पे स्ट्रेस लीड करता है। एंड डिफेंसिव जो है ये तो नहीं हो सकता, बल्कि समथिंग एक्सटर्नली मोटिवेटेड, समथिंग एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है जो इसको मोटिवेट करती है फॉर डूइंग द हार्ड वर्क। और ये हार्ड वर्क क्यों करता है, समथिंग इसको लाइक फैमिली इश्यूज, बाकी सब आप देखोगे उसके लिए ये क्या करता है, ये हार्ड वर्क करता है। इसके साथ साथ आप देखोगे या पीर प्रेशर, बॉस जो इसका वो प्रेशर राइज कर रहा होगा, तो उस वजह से हम देखेंगे इसको एक्सटर्नल मोटिवेशन मिल रही है इस काम को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। बिहेवियर चेंज कैन ऑकर थ्रू। बिहेवियर चेंज यहाँ पे किसके थ्रू हो सकती है, ये काउंसलिंग के थ्रू भी हो सकती है, ये लर्निंग थ्रू भी हो सकती है, ये मोटिवेशन थ्रू भी हो सकती है। तो ऑल दीज फैक्टर्स कैन लीड टू द बिहेवियरल चेंज। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द एबो इसका आंसर आ जाएगा। और अगर इसमें सोशल चेंज भी होता तो सोसाइटी सोशल चेंजेस भी लीड करती है बिहेवियर चेंज को। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका जो आंसर है, इसका आंसर ऑल ऑफ द एबो आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 में हम देखेंगे सोशल नॉर्म्स हेल्प इन। सोशल नॉर्म्स किस में हेल्प करते हैं, सोशल नॉर्म्स मतलब यहाँ पे सोसाइटी के जो लॉज हैं वो किस में हेल्प करते हैं।
सबसे पहले ब्रेकिंग लॉज, ये तो नहीं आ सकता। इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट, ये भी नहीं आ सकता। रिड्यूसिंग इंटरेक्शन, ये भी नहीं है। मेंटेनिंग ऑर्डर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। मेंटेनिंग ऑर्डर जो है, सोशल नॉर्म्स इसमें हेल्प करते हैं। सोशल नॉर्म्स हमें ऑर्डर एंड लॉ को मेंटेन में यहाँ पे हेल्प करते हैं। सोशल नॉर्म्स मतलब सोसाइटियल लॉज या फैमिली के जो रूल्स हैं, उनसे आप देखोगे झगड़ा तो नहीं होगा, आपके बीच में इंटरेक्शन तो कम नहीं होगी, या कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो जाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, एक ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा, एक डिसिप्लिन आप में आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे एग्रेसिव बिहेवियर इज कॉमनली कॉज्ड बाय। एग्रेसिव बिहेवियर का मतलब क्या हो गया, एंगरनेस। इसी बिहेवियर को हम देखेंगे, इसको लीड करता है एक्सेसिव यहाँ पे स्ट्रेस या डिप्रेशन या समथिंग प्रेशर जो आप पे पड़ेगा। कोई प्रेशर ऐसा पड़ता है जिससे आप देखोगे कि एग्रेसिव बिहेवियर आप में आ जाता है। और एग्रेसिव बिहेवियर से क्या होता है, आप देखोगे ये बाहर निकल के आता है एज फ्रस्ट्रेशन। एज फ्रस्ट्रेशन आप देखोगे ये आप में उभर के आता है। तो ये एग्रेसिव बिहेवियर जो है, ये फ्रस्ट्रेशन को यहाँ पे लीड करता है। और इसके लिए एक थ्योरी भी है जिसको हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी, जो एक्सप्लेन करती है जो एग्रेशन ड्यू टू ब्लॉकेड ऑफ गोल्स आता है, ये लीड करता है फ्रस्ट्रेशन को, या फ्रस्ट्रेशन लीड करती है यहाँ पे एग्रेशन को। एग्रेशन मतलब आप एग्रेसिव बन जाते हो। आप देखोगे यूजुअली आज जो है अल्फा जनरेशन एग्रेसिव है। अब छोटे बच्चे को कुछ बोलो, ही इज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ द मोबाइल फोन, हार्मोनल चेंज, ये सारा कुछ जो है इसमें एग्रेशन ला रहा है, फ्रस्ट्रेशन ला रहा है। इसके बाद हम देखेंगे इमोशनल मैच्योरिटी इज यूजुअली सीन इन। इमोशनल मैच्योरिटी जो है इन्फेंट्स में तो नहीं होगी, एडोलसेंट्स में तो नहीं होगी, टॉडलर्स में तो नहीं होगी, बल्कि इमोशनल जो मैच्योरिटी है वो एडल्ट्स में होती है, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल थ्रू द एडोलसेंस। उन्होंने हार्ट ब्रेक्स, उन्होंने अप्स एंड डाउन सब देखा होता है, तो वो मैच्योर इनफ हो चुके होते हैं कि उनको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होती है, कौन चीज़ सही है, कौन चीज़ गलत है। क्वेश्चन 30 की बात करेंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यहाँ पे इंक्रीज क्या करता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अगर हम देखेंगे, ये हमारे गुड बिहेवियर को यहाँ पे क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, और ये डिजायर्ड बिहेवियर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। आई होप आपने इस लेक्चर को एंड तक देखा होगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे हमसे कनेक्ट हो सकते हो, या आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द प्ले स्टोर। ऐप का नाम है JK सिविल सर्विसेज, तो आप जाके उसको डाउनलोड करके अपने जितने भी क्वेरीज हैं उनको पूछ सकते हो, या हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उनमें एनरोल कर सकते हो। या अगर आपके साथ आपके फ्रेंड्स जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, सो दैट हमें एक मोटिवेशन मिले आपके लिए क्वालिटी कंटेंट और ज़्यादा लाने की। और जो भी आपके फीडबैक्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आप हमसे पूछ सकते हो इन कमेंट्स, एज वेल एज आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हो। तो ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है 7006649060। आई होप आप इस लेक्चर को एंजॉय करोगे, आपने एंजॉय किया भी होगा, एंड बाकी जितने भी लेक्चर्स हमारे इस सीरीज़ में हैं उनको देख लोगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।